जनार्दन मिश्रा के नाम से कौन सी पर्टिकुलर उपलब्धि है वो मुझे पिन पॉइंट करके बताएं। ये मात्र किसी प्रभावशाली नेता के हाथ की कठपुतली बनकर यहाँ काम कर रहे हैं। देखिए, वो अवश्य कहते हैं कि उन्होंने मिलकर काम किया है, पर और कोई तो नहीं कहता उन्होंने मिलकर। पूरा लोकतंत्र आज की तारीख में खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी हमारे देश की जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं सबको पैरालाइज कर दिया। दो मुख्यमंत्री जेल के सलाखों के पीछे। अगर कोई इनके खिलाफ बात करता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है, अपने में शामिल करने का दबाव दिया जाता है, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। कुछ दिन पहले जो सिलसिला चालू हुआ आपके नेताओं का कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन करना, तो जो लोग जा रहे हैं, ये जा रहे हैं जो लोग हैं 3 कैटेगरी के। एक वो कैटेगरी के लोग हैं जो दबाव में जा रहे हैं, जिनको ईडी, इनकम टैक्स या किसी केसेस की धमकी दे के ले जाया जाए, जो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा है और बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रही। हर घर नल के लिए जो 3,000 करोड़ रुपए का संचय हुआ है उसमें भी काम चालू हो रहा है, हो गया है। मैंने नल जल योजना से बड़ा भ्रष्टाचार अपने जीवन काल में पैदा होने से लेके अभी तक देखा। नमस्कार, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं राजेंद्र शर्मा जी से, जो रीवा जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और बड़ी कर्मठता से कांग्रेस का पूरा काम देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी अच्छी तैयारी है और इस बार हम जीत हासिल करेंगे। सभी को नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, बताएं कि रीवा संसदीय क्षेत्र में इस बार कांग्रेस की क्या-क्या तैयारियां हैं और किस स्ट्रेटजी के साथ आप चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, जहां तक रीवा का प्रश्न है तो विगत विधानसभा चुनावों में हमने पिछले चुनावों की तुलना में तकरीबन 1,10,000 वोट अपने बढ़ाए और अगर कुछ विधानसभाओं में हमें जो वोट मिले हैं अगर वो हमारे बाकी विधानसभाओं के तरीके के होते तो हम जिले में हमारा भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा अंतर नहीं था और हमने विधानसभा चुनाव में लगभग भारतीय जनता पार्टी के तमाम धन के प्रयोग, तमाम षड्यंत्रों, ईवीएम का खेल, इन सब के बावजूद हमने भारतीय जनता पार्टी के बराबर वोट हासिल करने में सफलता प्राप्त कर ली। बीजेपी और हमारे बीच में मात्र 1 लाख वोट का अंतर था। इस चुनाव में जब से हम लोग विधानसभा चुनाव हारे, हमारी एक विशेष उपलब्धि ये है कि भले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार न बनी, पर हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, हतोत्साहित नहीं है। वो उसी उत्साह के साथ फिर मैदान में है और बल्कि वो अपने को जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, तो और उसका कमिटमेंट इस बार पार्टी की और पार्टी की जीत के प्रति बना है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। पूरे देश में जो आज हालात हैं उसको लेकर एक आम आदमी चिंतित है। दो मुख्यमंत्री जेल के सलाखों के पीछे। अगर कोई इनके खिलाफ बात करता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। दूसरी पार्टी के विधायकों को और लीडर्स को अपने में शामिल करने का दबाव दिया जाता है, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। आप देखिए, देश में आज की तारीख में लोकतंत्र में ऐसा लगने लगा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर मध्यस्थता ना करें, बार बार वो बीच में इंटरफियर ना करें, तो ये तो देश तानाशाही के रास्ते पे चल दिया। पूरा लोकतंत्र आज की तारीख में खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी हमारे देश की जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं सबको पैरालाइज कर दिया। कुछ दिन पहले जो सिलसिला चालू हुआ आपके नेताओं का कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन करना, यहाँ तक कि छिंदवाड़ा का अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ, इवन आपके रीवा जिले में भी कुछ कांग्रेसी नेता लोग जो गए हैं, आपको लगता है इनसे आपकी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है? पहली चीज़ तो ये जो लोग जा रहे हैं, ये जा रहे हैं जो लोग हैं वो 3 कैटेगरी के। एक वो कैटेगरी के लोग हैं जो दबाववश जा रहे हैं, जिनको ईडी, इनकम टैक्स या किसी केसेस की धमकी दे के ले जाया जा रहा है। एक वो केसेस जिसमें नेता जो हैं वो खुदगर्जी के कारण जा रहे हैं। उन्होंने या तो टिकट के लिए आवेदन दिया, या वो लोकसभा का टिकट चाहते थे, या वो विधानसभा का टिकट चाहते थे और उनको वो पार्टी के द्वारा टिकट नहीं प्राप्त हुआ, तो वो रिएक्शनरी जा रहे हैं। एक तीसरा वर्ग कांग्रेस पार्टी का वो है जो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा है पर बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहा। उसका अपने नेतृत्व से कुछ भ्रम की स्थिति है, उसकी कहीं विवाद की स्थिति, कहीं भ्रम है दिमाग में, और वो बातचीत से वो सब समस्याएं हल हो रही हैं।
नीलम मिश्रा जी को आप जनार्दन मिश्रा जी के अगेंस्ट कितना प्रभावी उम्मीदवार मानते हैं और क्यों? नीलम मिश्रा जी विधायक रह चुकी हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से। लोगों ने उनका आचरण देखा है, उनका व्यवहार देखा है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, वो बहुत ही सुशिक्षित, सभ्य और शीलवान महिला है। उनको देखकर लोग उनसे प्रभावित होते हैं और उनसे जुड़ने की इच्छा होती है। हमारे जो माननीय सांसद जी हैं जनार्दन मिश्रा, इनको 10 साल से हम सांसद के रूप में देख रहे हैं। संसद में कभी भी रीवा की आवाज़ गूंजी नहीं। इन्होंने रीवा के मुद्दों को संसद में कभी नहीं उठाया। ये मात्र किसी प्रभावशाली नेता के हाथ की कठपुतली बनकर यहाँ काम कर रहे हैं। हमने देखा कि ये एक तरीके के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले संसद सदस्य हैं और वो स्वयं भी कहीं कहीं ऐसी बातें कर देते हैं। उनके जो बयानबाजी है उसमें कोई नियंत्रण नहीं है। वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। और हमारे जो जिले की परंपरा रही है, हमने जो एक संसद सदस्य के बारे में जो हमने सोच रखा है, जिस तरीके के संसद सदस्य रीवा ने देखे हैं, स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री, स्वर्गीय श्री सुंदरलाल तिवारी, स्वर्गीय श्री महाराजा मार्तंड सिंह जी, ये सब ऐसे सांसद हुए हैं जो रीवा की जनता को अपने संसद में इन लोगों को ढूंढती है संसद सदस्य में। मेरी उनसे बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि पिछले 28 साल से मेरी राजेंद्र शुक्ला से बड़ी अच्छी दोस्ती है और कभी भी किसी भी तरह के मतभेद या किसी भी तरह की मतभिन्नता नहीं हुई उनके साथ। इसका फ़ायदा इस शहर को मिला और इसी के कारण से रीवा में जो भी विकास के कार्य हो पाए, क्योंकि सामंजस्य की ज़रूरत होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। राजेंद्र शुक्ला जी से संबंध मधुर होने के कारण हमने रीवा का दोनों ने मिल के काफ़ी अच्छा विकास किया है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, वो अवश्य कहते हैं कि उन्होंने मिल के काम किया है, पर और कोई तो नहीं कहता उन्होंने मिल के काम किया। राजेंद्र शुक्ला जी हर विकास कार्य का खुद ही क्रेडिट ले रहे हैं। हमने एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर होने के नाते हमने तो कभी मीडिया में नहीं देखा, हमने तो कहीं ये चर्चा नहीं देखी कि इन्होंने कोई प्रश्न उठाया हो, इन्होंने कभी लोकसभा में हमारी बात की हो, इन्होंने रीवा के किसी विषय पे बात की हो। मैंने तो कभी नहीं देखा। विकास कार्य मिल के क्या करना है, मिल के कहाँ कौन सी केंद्र सरकार की जो स्कीम्स यहाँ आई हैं, वो मुझे ऐसी कोई विशिष्ट स्कीम नहीं दिखती। यहाँ जो शहर में सड़कों का जाल बसा हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, और जो हमारी नेशनल हाईवेज बनी है वो सारी की सारी हाईवेज कमलनाथ जी जब सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तब स्वीकृत की हुई है। आप देखिए, जबलपुर से बनारस उन्होंने स्वीकृत की, मनगवा से इलाहाबाद उनकी स्वीकृत की हुई है। हमारी जो सीधी की रोड है, जो सिंगरौली की रोड है, वो उनके द्वारा बनाई गई हैं, पहले से बनी हुई हैं सरकार की सड़कें। कौन से नए शिक्षण संस्थान खुल गए केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ खुल गए? मुझे तो कुछ नहीं लगता कि ऐसा कौन सा है। मैं तो कहता हूँ पिन पॉइंट बात करें। सुपर स्पेशलिटी की अगर बात करते हैं तब देवराज सिंह जी सांसद थे जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे। जब ट्रेन का आगमन रीवा में हुआ तो सुंदरलाल तिवारी जी सांसद थे जब 4-4 ट्रेन आई। जनार्दन मिश्रा के नाम से कौन सी पर्टिकुलर उपलब्धि है वो मुझे पिन पॉइंट करके बताएं। वो कहते हैं कि रीवा जिले में पानी का, इरिगेशन के पानी का जो नहरों का जाल बिछाया है और आगे भी कुछ 9 लाख एकड़ जमीन को पानी से सिंचित करना है, एक वो काम है। और हर घर नल के लिए जो 3000 करोड़ रुपए का सैंक्शन हुआ है उसमें भी काम चालू हो रहा है, हो गया है। देखिए, इरिगेशन स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है। पहली चीज़ तो मैं बताऊँ तो जो सिंचाई की ये बात कर रहे हैं ये तो मध्य प्रदेश शासन की कराई गई है, और बाणसागर परियोजना का निर्माण तो पूरा दिग्विजय सिंह जी के शासन काल तक में हो गया था। ये नहरों का जाल बाद में बटा है, तो कोई मल्टीपर्पज स्कीम है अगर तो क्रमशः बनती रहती है। एक दिन में तो इतनी बड़ी परियोजनाएं बनती नहीं है, तो उसका क्रेडेंशियल इनको मिले, जरूरी अकेले इनको मिले, ये बात कतई उचित नहीं है। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, रह गई बात पेयजल, तो उन्होंने बड़ी अच्छी समस्या उठाई। मैंने नल जल योजना से बड़ा भ्रष्टाचार अपने जीवन काल में पैदा होने से लेके अभी तक देखा ही नहीं। आप सोचिए, आप चले जाइए गांवों में तो ऐसा लगता है कि बिना पाइपलाइन बिछे केवल खूंटी गाड़ दी गई है, उस खूंटी में आगे की तरफ टोटी लगी है, उसमें पानी क्या आएगा, हवा भी नहीं आती। हवा भी इसलिए आती है कि हवा आने के लिए भी कोई पीछे से कनेक्शन होना चाहिए, उसको ज़मीन में गाड़ दिया गया। इस तरीके की नल जल योजना, पूरे जिले में ये हालात है। अभी गर्मी आने वाली,
अभी 1 महीने बाद आप देखोगे, मई लगने दीजिए, लोग 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से बर्तन लेके आते हैं, पीपे लेके हाथ में आते हैं, वो जरीकेन लेके हाथ में आते हैं, पानी के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। और ये उस जगह पे लग रही हैं जहाँ एक पेरिनियल वाटर रिसोर्स है। हमने उनसे पूछा कि यहाँ के विकास कार्यों में किन किन चीज़ों का क्रेडिट आप लेना चाहेंगे, तो उनका कहना था कि एयरपोर्ट का सैंक्शन और एयरपोर्ट का काम, तो उसकी क्रेडिट तो मुझे मिलनी चाहिए। बात ठीक है कि एयरपोर्ट की क्रेडिट राजेंद्र शुक्ला जी को नहीं मिलनी चाहिए, और राजेंद्र शुक्ला जी ले रहे हैं उसको। वो अपने विधानसभा चुनाव में कह रहे थे कि मैंने ले आ दिया एयरपोर्ट यहाँ। उनको ये कहना चाहिए था कि संसद सदस्य के माध्यम से मैंने ला दिया। और रह गई बात एयरपोर्ट की, सिंह साहब याद होगा कि जब हम लोग छोटे थे तब रीवा में वायुदूत का जहाज आया करता था, जब हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, और तब कुंवर अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो रीवा में तब भी एयर स्ट्रिप थी, तब भी वायुदूत का प्लेन यहाँ चल रहा था। धीरे धीरे एयरपोर्ट का विकास हो रहा है अगर, तो ये सब नेचुरल प्रोसेस है। सब बनेगी चीज़, जनसंख्या बढ़ेगी, सड़कें चौड़ी बनेंगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे, मॉल बनेंगे। जो 100 सीटर स्कूल्स हैं वो बढ़ के 1000 सीटर होंगे। जो 100 बेडेड हॉस्पिटल हैं उनको जनसंख्या के दबाव में 400 बेडेड करना पड़ेगा। इसके अलावा आप ये बताओ कि इनके सांसद बनने के पहले जी रीवा के जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे बन चुके। क्या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ आई? क्या कोई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यहाँ आया? क्या रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज को IIT NIT का कोई दर्जा मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट से आने वाली कौन सी स्कीम्स यहाँ आई हैं? जो ऑलरेडी यहाँ रेलवे ट्रैक था, स्टेशंस था, ट्रेन चल रही थी, तो एक प्लेटफॉर्म और बन गया। मैं तो सोचता हूँ कि जहाँ संसद सदस्य नाम की चीज़ नहीं होती वहाँ भी प्लेटफॉर्म बनते। इन्होंने हमारे लिए क्या विशिष्ट उपलब्धि लाई? आप लोग कांग्रेस पार्टी और खासकर नीलम मिश्रा जी, इनके सांसद निधि द्वारा किए गए कार्यक्रम के बारे में, जो भी डेवलपमेंटल काम किए उसके बारे में भी कुछ सवाल उठा रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जब उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उन्होंने सामने वाले व्यक्ति के पूरे कामों की लेखा जोखा बनाया। उसमें उन्होंने देखा कि सांसद निधि के पैसे से हमारे जो सांसद जी हैं, इन्होंने कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, किसी फौजी, किसी विकलांग व्यक्ति की मदद नहीं की। स्वेच्छा अनुदान मिलता है इनको, और आज की तारीख में तो सांसद निधि से बड़ा फंड मिलता है। आपको मैं बताऊं, सांसद निधि के फंड्स का दुरुपयोग किया गया है इन लोगों के द्वारा। जिस तरीके से आपने रोड के किनारे जो खड़े होने वाले वो होते हैं, आप यात्री प्रतीक्षालय, मुझे तो यात्री प्रतीक्षा का वो जो शेड है उसके नीचे आज तक यात्री खड़ा नहीं मिला। वो बनते हैं, एक यात्री प्रतीक्षालय 1,40,000 रुपए में वो एक शेड बनता है, और इसका 3,40,000 पौने 3 लाख रुपए शायद भुगतान होता है ठेकेदारों को। तो क्या सारे सांसद और विधायकों को उसी में पैसा देना चाहिए? ये तो प्रश्न है, कुछ बड़े उसमें लाजमी प्रश्न है जो नीलम मिश्रा जी के द्वारा उठाए जा रहे हैं। ये बताएं कि अभी दिग्विजय सिंह जी ने एक चीज कही कि ईवीएम से अगर बचना है तो 380 से ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर फाइल हो जाते हैं, नॉमिनेशन भर देते हैं, तो बैलेट पेपर में मजबूरी में इलेक्शन कमिश्नर को चुनाव करवाना पड़ेगा, और शायद ऐसा कुछ प्रयोग करने की वो कोशिश भी अपनी कंस्टिट्यूंसी में कर रहे हैं। आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि कर लिया है कि नहीं कर लिया है। क्या ऐसा कुछ सुझाव आप रीवा के कैंडिडेट को भी देने वाले हैं, करवाने वाले हैं? देखिए, हम लोग तो इनफैक्ट ये एक प्रयास नहीं कर रहे हैं कि हमारे बीच में भी कभी चर्चा आई थी, आपस में हम लोगों की मीटिंग में एक बार ही चर्चा आई थी कि अगर 384 से ज़्यादा हम भर लेते हैं तो बैलेट पेपर पे होगा जी। और दिग्विजय सिंह जी अगर ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित ये एक अभिनव पहल है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आप चाहे 400 कैंडिडेट भराओ, चाहे 4 कैंडिडेट भरें, लोगों के अंदर जहन में ईवीएम को लेके सवाल हो रहे हैं। और ईवीएम को लेके जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब देश के तमाम विपक्षी दल इस बात को की शिकायत चुनाव आयोग पे कर रहे हैं, या चुनाव आयोग से वो समय मांग रहे हैं कि हमको समय दे दीजिए, हमारी चिंताएं तो सुनिए, हमारी शिकायत तो सुनिए, तो चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा। और जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति
कि पैनल से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया गया, 146 सांसदों को निलंबित करके आपने एक फटाफट बिल पास किया। उस बिल में आपने ये अथॉराइज कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट का जज उस पैनल में नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज पे शंका हुई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल ही नोटिस भेजा है इलेक्शन कमिश्नर को और ये पूछा है कि अगर सारे वीवीपैट की जो स्लिप निकलती है उसको काउंट किया जाए तो इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है। पर उसकी डेट उन्होंने दे दी है 17 अप्रैल की। तो वो भी नहीं चाह रहे हैं कि इस वाले इलेक्शन में कहीं कोई किसी तरह ईवीएम का जो डर है या जो भी कंफ्यूजन है उसको खत्म किया जा सके, ऐसा लगता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट चिंतित हुआ उस बात को लेके और कांग्रेस पार्टी बहुत दिन से बोल रही है कि वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए, वीवीपैट से जो स्लिप गिर रही है उसकी काउंटिंग हो जानी चाहिए। अभी क्या है, देखिए, वो एक अलग विषय है कि ये किस तरीके से वीवीपैट की मशीन, प्रिंटर और जो कंट्रोल यूनिट है, इनके बीच में सॉफ्टवेयर कनेक्शन, ये कोई केबल से जुड़ी चीज़ें नहीं है। ईवीएम और जो बैलेट यूनिट है, जो कंट्रोल यूनिट है, ये पहले केबल से जुड़ी हुई थी। केबल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, केबल लग गया, इलेक्ट्रिकल इन्वॉल्व हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हो गया। वंस कोई चीज डिटैच तरीके से जुड़ी हुई है, सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हो गया। जहां सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हुआ वहां मैनिपुलेशन का शक होता है। अगर वीवीपैट का स्लिप आपका गिर रहा है नीचे तो गिन लेने में क्या प्रॉब्लम है? हमारी मांग तो बड़ी सिंपल है कि उसको गिन लिया जाए। और मेरा सोचना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 तारीख डेट दी है, अगर ईमानदारी से इस पे सुनवाई होती है तो पहला चरण की वोटिंग 19 तारीख को, और इसके लिए कुछ भी चुनाव आयोग को स्पेशल खर्चा नहीं करना पड़ेगा। प्रिंट तो निकल ही रहा है, प्रिंट तो निकल ही रहा है। आपको तो केवल मशीन लगी हुई है, केवल उसे गिनवाना है, आपको हाथ में देना है और करवाना है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इलेक्शन आज की तारीख में इतना महंगा हो गया है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप कम रिसोर्सेज और बिना रिसोर्स के इतनी धन बल वाली सुसज्जित पार्टी के साथ, जिसके साथ पूरा का पूरा मीडिया और सोशल मीडिया और फाइनेंस और सब व्यवस्था, सब कुछ आपने कहा कि लगा हुआ है, कैसे आप उनसे लड़ोगे? क्या मतलब आपका स्ट्रेटजी होगी इसके लिए? देखिए, ये एक बड़ा भारी प्रश्न है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए गए, जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए, आज तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी बोल दिया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का भी मैं पेपर में देख रहा था कि उन्होंने ये बोला कि भाई नोटबंदी जो है वो काले धन को सफ़ेद करने के लिए की गई थी। आज ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से आपने लोगों के यहाँ ईडी की रेड और ईडी के थ्रेट्स दे के आपने उनसे बड़े बड़े वो ले लिए, चंदा ले लिया पार्टी के नाम। ऐसे उदाहरण हैं जिन लोगों को आपने चंदा ले लिया पार्टी से 1000 करोड़ का, किसी बिजनेस पार्टी से, और उसके बाद आपने उसको ईडी केस से एग्जम्प्ट कर दिया, उसको बरी कर दिया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पैसा अर्जित किया और उस पैसे के दुरुपयोग से वो लोकतंत्र खरीद रही है, उससे दो चीज़ें आई। पहली चीज़ तो आई कि आपने कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक जीत तो हासिल कर लिया आपने। दूसरा काम क्या किया आपने? चुनाव को धन की दिशा में ले गए आप। आज बिना धन के कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। पर इसके साथ एक बात और आ गई कि देश के लोकतंत्र को लेकर जो चिंता लोगों के बीच में व्याप्त हुई, तो मुझे लगता है कि ये देश के लोकतंत्र में एक अभिनव पहल होगी कि अब जनता एक पार्टी को देख रही है जिसके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, वो देख रही है कि किस तरीके से दूसरी पार्टी ईडी के थ्रेट से और इनकम टैक्स और ईडी और सीबीआई के थ्रेट से अपने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए धन एकत्रित कर रही है। इसके खिलाफ जनता के अंदर एक क्रोध आ रहा है, एक गुस्सा आ रहा है और जनता के अंदर एक उबाल आ रहा है। ये उबाल इस लोकतंत्र में एक नई बात होगी और निश्चित आप देखिएगा कि इस बार हम बहुत कम धन से के प्रयोग से इस चुनाव को अच्छी तरीके से लड़के दिखाएंगे और हमारा कार्यकर्ता बिना धन के भूखे पेट इस युद्ध को लड़ने के लिए अब जब हमारे साथ तैयार है। आपका ये मानना है कि इस बार का चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की नीतियां होंगी?
क्या भारतीय जनता? देखिए, मेरा मानना है कि इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ ये जनता का रिवोल्ट है। और हमारे देश ने ऐसे विद्रोह देख चुकी है जहां जनता खड़ी हो गई है, राजनीतिक दल के साथ जनता खड़ी हो चुकी है। इसके पहले आपने देखा किस तरीके से जेपी आंदोलन हुआ, किस तरीके से गांधी जी का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, जनता साथ खड़ी हो गई है पॉलिटिकल पार्टी की। वो परिस्थितियां देश में बन रही है। पर इस बार क्योंकि मीडिया आपके साथ नहीं है, वो जो चीज़ें जनता तक पहुंचनी चाहिए और जो परसेप्शन बनना चाहिए, जिस तरह का पब्लिक ओपिनियन बनना चाहिए, आपको ऐसा लगता है आपकी कैंपेनिंग में कि ऐसा कुछ आभास हो रहा है कि वो बन रहा है, बन गया है और उसको आप भुना पाएंगे? कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया सेक्शन तो कर ही रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल भी था, उसमें बड़े बिजनेस हाउसेस के जो न्यूज़पेपर्स थे वो तब भी स्वतंत्रता स्ट्रगल में जनता के साथ नहीं थे, फ्रीडम फाइटर्स के साथ नहीं थे। तब भी हमारे छोटे अखबार जो साइक्लो स्टाइल करके छापे जाते थे और चौराहे में खुद खड़े रह के बेचे जाते थे, वो अखबार जो था क्रांति तैयार कर रहे थे। आज आप देखिए जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स हैं, आज आप इनका बाजार देखिए। पर वो तो नहीं हो रहा है। मतलब फॉरगिव मी फॉर मी सेइंग दिस, कांग्रेस के खुद के जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं, हैंडल्स हैं, उनके भी व्यूज़ और लाइक्स अगर आप देखो तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी नहीं की है उसको बढ़ाने के लिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया सेक्शन को धार देने में कांग्रेस पार्टी अभी उतनी सफल नहीं हुई। मैं अपने ज़िले में भी महसूस करता हूँ, कांग्रेस पार्टी में ओवरऑल भी महसूस करता हूँ कि हमारे सोशल मीडिया की नेटवर्किंग पुअर है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इसमें एक बड़ी मैन पावर की ज़रूरत होती है। हमारा जो आम वर्कर है कांग्रेस पार्टी का, वो एक तो बहुत गरीब है, कई जगह वो बहुत टेक्निकली इक्विप्ड भी नहीं है, उसके पास स्मार्टफोन्स नहीं है। आज हमारे पास हर पूरे ज़िले में हमारे पास 4000 BLAs बने हुए हैं। 2014 पोलिंग्स हैं, हर पोलिंग में हमारे 2 BLA बने हैं, 4028 BLAs बने। पर जब हम उनके फ़ोन और वो उठा के देखते हैं तो उन 4000 लोगों के बीच में कि आज भी कीपैड बेसिक फोन, हाँ बेसिक फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन नहीं है। तो ये एक हमारे फेलियर का कारण है। दूसरी चीज़, हमारे ये बात सही है कि हमने स्मार्टफोन में भी अपनी पहुंच अभी कम बनाई है। सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट होना चाहिए। हाँ, उतना नहीं है। आप मुझे ऐसा लगता है कि आपके तमाम जो सदस्य हैं और साथ हर जिनके पास स्मार्टफोन है भी, वो भी सब्सक्राइबर नहीं है कांग्रेस के जो मेन। नहीं, मैं साहब की इस बात से सहमत हूँ मैं कि सोशल मीडिया सेक्शन में भी हमको बहुत काम करना बाकी है और ये हमारे लिए एक मेजर कमी के रूप में उभर रही है चीज़। आप को क्या लगता है इस बार इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी अगर होता है तो सेंट्रल में क्या सीन बनने वाला है चुनाव के बाद? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार, मोदी जी का कहना है हम 400 पार। आप देखिए 400 पार के नारे से वो खुद ही कट गए। अब वो खुद ही अपनी बात 340, 50 और 60, 375 की अब 342 करने लगे। उनको ये समझ में आ गया कि 400 पार का खेल आसान नहीं है। 345 सीट से ज़्यादा में तो डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी लड़ ही नहीं पा रही है। देश की 200 सीटों में तो बीजेपी की ये पोजीशन है कि वो चुनाव ही नहीं लड़ती। या तो उसके बहुत कम वोट आते हैं और या वो इलेक्शन ही नहीं लड़ रही। 200 सीट से तो एब्सेंट है। कांग्रेस की प्रेजेंस पैन इंडिया है और अगर हम पैन इंडिया देखें तो आप देखिएगा कि इस बार विपक्ष जो अलायंस है हमारा, वो मजबूती से आपको दिखेगा और कोई आश्चर्य नहीं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की लीड करने वाले एनडीए की सरकार यहाँ ना बने देश में। कांग्रेस पावर में आती है और नीलम मिश्रा जी जीतती हैं, तो आप यहाँ की जनता को क्या 4-5 ऐसे इम्पोर्टेंट काम करवाना चाहेंगे या प्रॉमिस करेंगे कि आप करवाएंगे इनसे? देखिए, नीलम मिश्रा जी की जो पर्सनल चिंता है वो रीवा जिले की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा है। वो महिलाओं की आत्मनिर्भरता, महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा, ये उनकी निजी चिंता है।
वो जो एक महिला होने के नाते वो कर रही हैं। तो पहली बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि महिलाओं की चिंता रीवा जिले में हम करेंगे। उनकी शिक्षा, उनकी आत्मनिर्भरता और उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण काम होगा वो ये काम होगा कि स्थानीय उद्योगों में स्थानीय लोगों की रोजगार, ये हमारी एक बड़ी लड़ाई होगी और जिसको हम संसद में अगर हम पहुंचेंगे और हमारी सरकार बनेगी तो हम अच्छे से लड़ पाएंगे। तीसरी चीज, हमारे ज़िले में जो व्याप्त ऐरा पशुओं की समस्या है, उससे लड़ने के लिए जो गोवर्धन योजना है, वो योजना हमारे संसद के सदस्य के माध्यम से हम बहुत आसानी से लागू कर सकते हैं। रीवा की शिक्षा व्यवस्था को में आमूल चूल परिवर्तन करना, रीवा को एक बार फिर एजुकेशन का सेंटर बनाना, एजुकेशन हब बनाना, ये हमारी प्राथमिकता होगी कांग्रेस पार्टी की कि हम रीवा में हाई लेवल के क्वालिटी वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको प्रमोट करें, यहाँ उनको बढ़ाएं। जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें क्वालिटी इनपुट करें, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी करें और जो हमारे नए आ सकते हैं उनके लिए हम नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ लाएं। हमारे हेल्थ के लिए जो हमारे पास संजय गांधी अस्पताल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसको और बेहतर करें। और साथ ही साथ हम ये ज़रूर चाहेंगे कि रीवा कभी एजुकेशनल हब रहा है, हम रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज को एक नई ऊंचाई देने पे काम करेंगे। चलिए, आपको खूब सारी शुभकामनाएं। चलिए, बिंदा फर्स्ट को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।